अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड सुबह मॉर्निंग, बखैर, गुड क्या हाल मॉर्निंग, चाल? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? मैं हूं अब्दुल्ला और ये हैं हुमा। कैसे हैं? घर की सी लगता बात हो जाती है लगता ना। पहली बार नहीं, घर की इंट्रोडक्शन मैं हो आपको रहा है। बता रहा हूँ, घर की सी बात होती है तो आपने नोट किया कि हम अपना नाम दोहराना भूल जाते हैं हाँ, अक्सर मतलब ही। मेरा ख्याल है कि अब तो हमें आपको क्या हमारा नाम पता होगा, हमें आपका नाम भी पता है। इतनी हमारी अब वो हो गई है फेमिलियरिटी। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करनी है, लेकिन सबसे पहले तो ज़रा आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि IMF का बेल आउट पैकेज जो था, जिसका बड़ा इंतज़ार था, बड़ी बात हो रही थी, वो फाइनली हमें मिल गया है। उसकी मंजूरी हो गई है और yes. इस इंतज़ार से बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ पैदा होती हैं जो कुछ देर के लिए हुई भी, लेकिन फिर भी चीज़ें ऑन ट्रैक ही थीं और फाइनली ये मंजूर हो गया। और इस सिलसिले में क्या क्या हुआ, वज़ीर आज़म भी अमेरिका में ही मौजूद हैं, ज़रा ये बताना ज़रूरी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि पाकिस्तानी मईशत के लिए कल बड़ी खबर आई है और यही जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन, जिसको आप ये भी कह सकते हैं $7 अरब का बेल आउट पैकेज जो है उसकी मंजूरी दे दी है। और न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को मुबारक हो, पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं और पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। We do have good news. We have completed the review of the program very successfully. I want to congratulate the government of Pakistan and the people of Pakistan for moving forward with the home-defined, Pakistan-owned reforms, and they're bringing fruits. Growth is up, inflation is down, and the economy is on a sound path. The government aims to collect taxes from the rich and is strengthening the Benadir social program to support the poor. हमसे ज़्यादा तो ये हमें खुश लग रही हैं, तसल्लियां दे रही हैं। कुछ साइन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। बाज़ कड़े फैसले मुल्क के मफाद में बजट के वक्त भी किए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक समत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके लिए हमें बाज़ कड़े फैसले लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में हमने बजट के वक्त भी किए और इंशाअल्लाह हम इसमें मज़ीद हम इसमें पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह हम जो कौमी वसाइल हैं उसको हम जनरेट करेंगे। इसमें इंशाअल्लाह हम दिन रात मेहनत करेंगे। मेरी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से आज अभी मुलाकात हुई, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि आपकी हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और आप बड़ी एक जांफशानी से आपकी हुकूमत काम कर रही है। IMF के एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए $1 अरब फौरी तौर पर जारी करने होंगे। इक़्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए पेशरफ्त और इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल चैलेंजेस दरपेश हैं। मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए ठोस पॉलिसी और इस्लाहात दरकार होंगे। जामे और पायदार तरक्की के लिए हालात पैदा करने होंगे। माशी माहिरीन IMF के बेल आउट पैकेज को मुश्किलात में घिरी मईशत के लिए खुशाइंद करार दे रहे हैं, लेकिन दिस इज जस्ट अगेन अ ब्रीदिंग स्पेस फॉर अस। हुकूमत भी जी इसे अपनी बड़ी कामयाबी जो है वो ऑब्वियसली समझ रही है और उम्मीद की जा सकती है कि पॉलिसी रेट में कमी आने के तसलसल जारी रहेंगे और जिससे अवाम को महंगाई में रिलीफ मिलेगा। हाँ, अवाम को महंगाई में रिलीफ मिलने का इंतज़ार रहेगा। पाकिस्तान को पहली किस्त $1 अरब या $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिलने में सऊदी अरब, चाइना और दोस्त मुल्कों का बड़ा किरदार रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान के कर्जे रोल ओवर किए हैं। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा और कर्ज मंजूरी से ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। होपफुली पाकिस्तान पर अदायगियों का दबाव कम होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदनी
बढ़ाना होगी। ये बड़ा एक की क्वेश्चन जो है कि ये टैक्स आमदनी बढ़ाना, एक्चुअली कभी कभार लगता है कि चैलेंज सारा इधर ही आके ख़त्म हो जाता है। एब्सोल्युटली इंडीड, यही एक्चुअली चैलेंज है भी। यही तो चैलेंज है। लेकिन हम अपनी परसेंटेजेस देखें, मतलब टैक्स रिटर्न वगैरह भी हमने अभी फाइल किए हैं, तो सैलरीड क्लास के लिए परेशान कुन, हैरान कुन हद तक टैक्स की परसेंटेजेस हाई हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, पर्टिकुलरली जो हमारा रिटेल सेक्टर है, जो हमारा होलसेल सेक्टर है, इस पे हम पहले भी बहुत बात करते रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी टुवर्ड्स इकोनॉमी, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगेन जब वो हड़ताल करते हैं तो फिर कह दिया जाता है कि नहीं नहीं ठीक है जी, आपके पास जो एसेट्स हैं आप ना बताएं कहाँ से आए हैं, ये भी ना बताएं, बस ये इतना फिक्स टैक्स देते हैं, बस ये कर दें, बस ये कर दें। मतलब किस तरह से नेगोशिएट किया जाता है वो भी हमें पता ही है, और सैलरीड क्लास को और कॉर्पोरेट बिजनेसेस को किस तरह से किया जाता है वो भी सबके सामने है। अच्छा जी, खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब एक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के। खाकान साहब, मतलब IMF की MD भी बहुत खुश लग रही थी, इसलिए हम भी ज़रा तसल्ली में आए हैं, खुश हैं। एक बेल आउट पैकेज था जिसका इंतज़ार था, फाइनली मंजूर हो गया है। अगर फौरी तौर पर इसके असरात की बात कर लें, पहले अच्छी बातें करते हैं ना ज़रा, तो क्या असरात पड़ेंगे इसके मईशत पर? देखिए, दानिशमंदी यही है कि पाकिस्तान को IMF के एग्रीमेंट में रखा जाए। अगर ये इसके असरात देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकॉनमीज बिहेव करती हैं IMF इंगेजमेंट के बाद। उसका क्या मतलब है? एक मैक्रो स्टेबिलिटी की फिजा जो है वो आपके सामने है। उसका मतलब समझा देने के लिए, जो इन्फ्लेशन है यानी कि अफरात ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह, वो पिछले 2 साल में देखें तो 29, 24 और इस साल उम्मीद हम रख रहे हैं कि 12-14% पे आ जाएगी। और जो अभी लास्ट मंथ गुजरा है 9.6% पे थी। तो ये पहला असर आया है। नंबर 2 असर ये आया है कि जो आपका बैरूनी खसारा है वो बहुत अनटेनेबल था। अनटेनेबल का मतलब ये है कि अगर वो 10-12 अरब डॉलर हो तो आपके पास तो ये फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। आपने उसको सुकड़ने में अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, वो सुकड़ गया है। और पिछले साल भी चंद $100 मिलियन नेगेटिव यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट था। इस साल अभी जो पिछला महीना गुजरा एक 75 मिलियन का सरप्लस आया। ये दूसरी चीज हुई। एक तीसरी चीज जो मैक्रो स्टेबिलिटी की है, जो इसका इफेक्ट है, आप जरा जुलाई जून 2023 में जाइए। IMF का प्रोग्राम डीरेल हो रहा था, हम कोशिश कर रहे थे, मुलाकातें हो रही थी। पाकिस्तान के रिजर्व्स वर अंडर $4 बिलियन। एक माह का इंपोर्ट कवर नहीं था। आज $9.5 अरब के रिजर्व्स हैं, 10.5 हो जाएंगे 30 सितंबर तक जब ये पैसे आ जाएंगे आपके पास। You have more than 2 months of import cover, so जो कोई रिस्क था on the external side वो सबसाइड कर गया है। ये है एग्जैक्टली जो हुआ है। इसकी एक प्राइस है, वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके सामने रख दूंगा, जो आपने शॉर्ट टर्म में दी है। इन द शॉर्ट टर्म 1800 अरब के नए टैक्सेस, पाकिस्तान की जो बिजली के गैस के निरखों में तब्दीली, SOEs को कुछ कंट्रोल करना कि उनके नुकसानात जो हैं वो कम हो। पाकिस्तान की जो कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आपने PSDP को भी कट होते देखा, उनको कम करना। और ऑन द बेटर साइड जो कुछ इकदाम हैं, BISP 650-700 अरब पे चला गया है। सो इस शॉर्ट टर्म में इस तरह ये मैनेज करके प्रोग्राम को इंश्योर किया गया है। और जो वर्ड आपने यूज किया, मैंने एक डॉन में आर्टिकल लिखा इस चीज पर IMF पे, उसका टाइटल ही है। So this has bought you the right breathing space. Not only breathing space, but the right breathing space. Macro stability आपको फंड की engagement से मिल गई है, but that does not at all mean कि energy sector, मालियाती खसारा, एक्सटर्नल का खसारा, ग्रोथ फ्रेमवर्क कुल्ली तौर पर ठीक हो गए हैं। या हमारा एजुकेशन का निज़ाम एट द प्रोविंशियल लेवल, या हेल्थ का निज़ाम एट द प्रोविंशियल लेवल, या हमारे सफेद हाथी जो हमें अरबों खरबों का नुकसान साल से पहुंचा रहे हैं, उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। हम सुनते ही आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशंस की कहानियां, अब हो भी जाएं तो कुछ पता लगे। खास तौर पे खाकान साहब, आप जो ब्रीदिंग स्पेस की बात कर रहे हैं, चलें ओके, लेट्स थैंक आवर लकी स्टार्स कि हमें वो ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। लेकिन चैलेंजेस हमारे वहीं
नहीं है, ख़ास तौर पे अभी आपने 1800 अरब न्यू टैक्सेस की बात की है जो कि सैलरी क्लास पे ही आ रही है। उसके अलावा एक डिमांड, एक एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से कि हमारी टैक्स आमदनी जो है वो बढ़नी चाहिए। ये कब होगा? हमें जब ब्रीदिंग स्पेस मिल भी जाती है तो हमारी पॉलिसीज इस किस्म की होती नहीं है कि इतनी प्रोग्रेसिव नज़र आए कि हम अपना टैक्स नेट जो है उसको तो बढ़ाएं ना, उसमें तो आवाम को थोड़ी सी रिलीफ मिले थ्रू दैट। एक तो ये है कि आईएमएफ की ट्रेडमिल में पाकिस्तान जो है वो एक कंसिस्टेंटली उसके ऊपर है, 24वां प्रोग्राम कर रहा है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। हुमा, आपने बिल्कुल सही बात सामने रखी है। ये सोचिए तो कि कर क्या रहे हैं यार। आई मीन 24 प्रोग्राम। कोई भी मुल्क अगर आईसीयू के डॉक्टर के पास 24 दफा जाए तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करके समझना चाहिए ना कि व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम एंटर किए। एंट्री आप प्रायर एक्शंस करते हैं जो मैंने सामने रखे, आप एंटर कर जाते हैं। हुमा, कैन यू बिलीव कि आउट ऑफ द 24 देयर इज ओनली वन लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो 13-16 में था जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया। ऑल अदर प्रोग्राम्स पाकिस्तान लेफ्ट अनफिनिश्ड। अगर ठीक भी थे ये रिफॉर्म्स और ये आपकी बेहतरी भी कर सकते थे, आप इनके जो जिसे कहेंगे एंड गेम है वहां तक पाकिस्तान को नहीं ले जा सके। और हुमा, ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने 13-16 का प्रोग्राम एंकर किया था पाकिस्तान के लिए जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। अब व्हाट इज द फ्यूचर जो हुमा कह रही हैं, देखें अगर आपने आईएमएफ के साथ जो चीजें तय की हैं, फॉर एग्जांपल आपने 13 ट्रिलियन यानी कि 9,400 अरब कलेक्ट किया पिछले साल हुमा, एंड गोइंग फॉरवर्ड 13,000 अरब यानी कि 3600 ऊपर कलेक्ट करना है। 1800 नए टैक्सेस में है। मेक श्योर कि आपके क्वार्टरली जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो रहे हों। बट दैट्स जस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी। द रियल स्टोरी इज कि ये तो पॉलिसी चेंजेस हैं जिनसे हम नए टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, इनकम टैक्स ऑन सैलरीड क्लास, इनकम ऑन नॉन सैलरीड क्लास, ये सब सुपर टैक्सेस ये लगा कर रहे हैं। बट असल बात वो है कि क्या ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन यानी कि नंबर ऑफ फाइलर्स, क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी, इसका क्या मतलब है? ये तो नहीं हो सकता ना कि आज भी व्हेन आई स्पीक टू यू सैलरीड क्लास का हायर ब्रैकेट जाए 35-40% पे, जो नॉन सैलरीड हैं उनका जाए शायद यही तो रोना है और ये बरसों का रोना है। अब कुछ इत्तलात आ रही थी कि भाई ये जो नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसी को ख़त्म किया जा रहा है और ऐसी पाबंदियां अब लगेंगी कि नॉन फाइलर कोई रह सकेगा ही नहीं। एवरीबडी वुड हैव टू बी अ फाइलर। लेट्स सी उस पे इम्प्लीमेंटेशन कब तक होती है और उसका भी कोई जो पर्टिकुलरली हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, जो रिटेल सेक्टर है, जो होलसेलर हैं, वो कोई ना कोई रास्ता क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमेशा से तो हम रास्ता निकालते ही आए हैं। ब्रीफली हमारे पास चंद सेकंड हैं खाकान साहब, इफ यू वांट टू कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन। आई वांट टू से कि ये टाइम जो है इसको प्रूडेंटली यूज कीजिए। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म इस आईएमएफ प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। डेट प्री प्रोफाइलिंग पाकिस्तान की का पार्ट नहीं है। ये दो काम जरूर करने पड़ेंगे आपको अगर आपने आगे बढ़ना है। कॉम्पिटेंट टीम लाइए जो कि आईएमएफ से निगोशिएट कर सके उन टर्म्स पे जिसमें वल्नरेबल जो हैं उन पे बोझ कम से कम जाए। अभी हमने जो कीमतें बढ़ाई हैं उनका बोझ पड़ा है। और पाकिस्तान को बिलीव कीजिए कि कंपेटिटिव मार्केट्स बनाना, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ग्रोथ फ्रेमवर्क को ठीक करना है, वो आईएमएफ ने नहीं करना। पर ये टाइम, एक कंफर्ट, एक ब्रीदिंग स्पेस आपको मिल गया है एक स्टेबिलिटी के साथ। आई विश द पॉलिसी मेकर्स वेल। और लोगों के लिए एक आखिरी बात कहूं, अगर प्रोग्राम ना होता तो अफरात ज़र 10% ना होती इस वक्त और बहुत ज्यादा होती, रुपया संभलता ना, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती, जो पॉलिसी रेट कम हुआ है वो ना होता और ना ही स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी। और जाहिर है आज अगर हम स्टेज पे पहुंचे हैं तो इसी वजह से पहुंचे हैं और उस वजह से पहुंचे हैं कि हमने जो इक़दामात किए हैं उसी का नतीजा है कि हमें ये बेल आउट पैकेज भी मिल गया, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, हमारी लेकिन देखिए बेल आउट का इन इटसेल्फ मतलब ये होता है कि किसी मसले में कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल हो और उसमें से बेल आउट कर रहे हो, तो बेल आउट करके वो आपको एक मौका दिया जाता है कि आप बेहतरी लाएं।
एंड दैट इज द मौका दैट वी नीड टू सो वो जो थी ना, हम लिटरली इस नहज पे थे कि हम कल खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे सबसे गुजर के अब हम आईसीयू से निकल के वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं, मैं कहूँगा। हाँ, लेकिन हम अस्पताल में ही हैं। हाँ, लेकिन हम तो हम आईसीयू हैं से निकल अस्पताल के में। हम वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं एंड वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, क्योंकि हमारी रेमिटेंसेस भी बेहतर slow हुई and हैं, steady हमारी लेके बेहतरी की एक्सपोर्ट्स तरफ भी जा बेहतर जरूर हुई रहे हैं और हमारी प्राइवेटाइजेशन होपफुली ऑन ट्रैक है। अब पीआईए की होप सुना तो यही था कि अक्टूबर के आगाज में बस प्राइवेटाइजेशन जो है वो हतमी और तौर पर कुछ आपको हो रुपये जाएगी। की वैल्यू भी, अब आपको याद है ना कि 1.5-2 साल पहले क्या हम हाँ, एक स्टॉक पिंग पोंग एक्सचेंज चला हुआ naturally था आज अगेंस्ट द कारोबारी डॉलर, तो वो हफ्ते भी का पहला बेहतर हो दिन है गया। बेल आउट पैकेज के बाद। आज शूट अप करेगी, बहुत अच्छे मुनाफे होंगे, अच्छा मुस्बत रुझान होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, सो ये एक और अच्छा साइन है। हमारी इन्फ्लेशन की ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो काफ़ी नीचे आई है, सो यस थिंग्स आर बेटर एज दे यूज्ड टू बी। वैसे हालात नहीं हैं एंड कुछ ना कुछ अपने तय तो हो नहीं रहा, कोई कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा है तो हो तो रहा है। ये वो रे ऑफ लाइट जो है ना, वी कैन सी दैट एट द एंड ऑफ द टनल। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। तो उसकी भी बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन में सियासी गर्मी जो है वो तो चल ही रही है, मगर पार्लियामान के बाहर भी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी पारा आसमान को छू रहा है। वी वुड लाइक टू से कि किसी दिन अच्छा होता है, किसी दिन बुरा, लेकिन किसी भी दिन बहुत अच्छा नहीं होता एक्चुअली। तो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं। पीटीआई की पूरी कोशिश है कि जलसे जुलूसों के लिए पंजाब को मैदान बनाया जाए। इस्लामाबाद लाहौर जलसे के बाद तहरीक इंसाफ अब मियाँ वाली, पिंडी और दीगर शहरों में जलसों की तैयारी कर रही है, मगर लग रहा है कि पंजाब हुकूमत अब तहरीक इंसाफ को आसानी से जलसों की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कल फैसलाबाद में तकरीब से खिताब किया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आड़े हाथों लिया। जितना वो आड़े हाथों लेते हैं, पता नहीं अब मरियम वहाँ पहुँच सकी हैं कि नहीं, लेट्स सी। जो वज़ीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी इंशाल्लाह। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे हैं, उधर तवज्जो करो। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है, काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज्जत किस तरह उछालनी है, जो आवाज़ें ये मुझे कसते हैं, जो ज़ुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, क्या कोई खातून इसको इंडोर्स करती है? आप करते हो इसको इंडोर्स? चाहे वो आपकी मुखालिफ की बेटी हो, आपकी मुखालिफ की बीवी हो, उसको एक मर्द जब जलसे में खड़ा हो के, जो कि वज़ीर आला है, वो जब आपके ऊपर इस तरह से बदतमीजी का इजहार करे तो वो कौम के बच्चों को क्या दर्श दे रहा है? पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर पंजाब में जलसों के लिए ना सिर्फ पूरी तरह तैयार हैं, बल्कि अपना जो उनका अंदाज है, डिमीनर है, बिहेवियर है, मैनरिज्म है, वो भी उसे बदलने के लिए मेरा ख्याल है ये पता है क्या, वो आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला क्यों हैं? वो इसीलिए हैं बिकॉज ही इज़ लाइक दैट। नहीं, बट ऐसे ना कहें, इसका मतलब है कि लोग फिर इंडोर्स कर रहे हैं उनका ये तर्ज गुफ्तगू या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तर्ज गुफ्तगू और उनका बिहेवियर आज से तो ऐसा नहीं है, ये इंडोर्स किया है बानी पीटीआई ने, तो वो आज वज़ीर आला है ना। अफसोस। अब अगले जलसे भी हमने करने हैं इंशाअल्लाह। आने वाली इतवार पे मियाँवाली में जलसा होगा। मियाँवाली वालों तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा, वहाँ पर मैं जलसा करूँगा आप लोगों के दरमियान में और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है इंशाअल्लाह। कि ये जो बार बार एक बात आ रही है कि जी माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ मैं, तो ये माफ़ी शाफ़ी वाली बातें मत करो। माफ़ी में बात गई तो मेरे ख्याल में अपनी आइंदा पूरी जो ज़िंदगी बची है उस पर आप माफ़िया मांगते रहोगे। और बाकी न मैं पंजाब हुकूमत का ग़ुलाम हूँ और न मैं किसी और का ग़ुलाम हूँ कि मैं माफ़िया मांगता फिरूँ।
क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है चाहे पंजाब की हुकूमत है। माफ़ी माफ़ी निश्ता, भूल जाओ माफिया शाफियाँ। इनको तो खैर माफ़ी मांगनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इनकी माफ़ी का भी कोई मतलब नहीं होगा। इन एनी केस आवाम को कुछ रिलीफ देना है और तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको माहौल को ठंडा करना पड़ेगा और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान खुलकर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। चंद दिन पहले ही बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान भी किया था, आपको याद ही होगा। और गंडापुर साहब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को अक्सर निशाने पर रखा जाता है, मगर कल मरीम नवाज़ की तरफ से भी खासा सख्त जवाब आया। वो तो खैर हमने सुन ही लिया है। अच्छा जी, लेकिन हम ज़रा मज़ीद इस पर बात करना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ाहिर शाह तुरो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि मरीम नवाज़ के बयानात पर बात करने से पहले उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे पूछ लें कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का कहाँ किस किस बात पर किस किस नौयत के एहतजाज जो हैं और जलसे जो हैं उनका क्या प्लानिंग है। ये हम कोई बाकायदा तहरीक समझें इसे सर? हाँ, ये बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये एक तहरीक है और हमारी तहरीक जो है ये 24/7 जो है ये गुज़िश्ता जब से इमरान खान साहब ने तहरीक बनाई है तहरीक इंसाफ ये उस वक्त से शुरू है और हम लोग 5 बातों पे हम लोग ये सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। पहली बात, हम पाकिस्तान के में जो तब्दीली लाने की जो बात करते हैं जिस पर हम अमल भी कर रहे हैं वो ये है कि तालीम, सेहत, इंसाफ और करप्शन से पाक सोसाइटी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ये 5 बातों पे हम हर वक्त तहरीक चला रहे होते हैं। लिहाजा हमारी तहरीक में अब ये एक इजाफा हुआ है कि जब से हमारे कायद को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार और हमारे पार्टी के हजारों कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है, तो हमने अभी इस तहरीक में ये चीज भी शामिल कर ली है कि उनकी रिहाई भी हमारे लिए एक सबसे अहम बात बन गई। वरना हमारी जो तहरीक है, खान साहब कहते हैं कि आप इन 5 बातों पे हमेशा जो है वो अपनी तवज्जो मरकूज रखें और जो भी हालत हो आप कह रहे हैं तहरीक है ये हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रही है। जहाँ जहाँ आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, इजाज़तें और NOC वगैरह तो आपको पता ही है लेना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने तो साफ बता दिया कि अब इंतशार की इजाज़त नहीं है, कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, यानी शायद NOC ना मिले आपको। देखिए, मैं जब ये मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद के साथ मिलकर जब लाहौर से पूरे पाकिस्तान के दौरे पर GT रोड पर जाती थी और इसको कोई इजाजत नहीं मिलती थी, उस वक्त ये किससे इजाजत लेती थी और क्या पाकिस्तान में किसी से इजाजत लेने की जरूरत है? जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करते हैं, हम डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देते हैं, कमिश्नर को देते हैं, जो भी प्रोसेस होता है वो पाकिस्तानी कानून और आइन के मुताबिक हम मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन ये अब ये मरियम नवाज साहिबा कहाँ से आ पड़ी है कि अब वो ये कहती है कि हम इजाजत में दूंगी और मैं नहीं वो इजाजत देने वाली कौन होती है? इजाजत जो है वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कानूनी तरीका है और जो भी हमारा आईनी और कानूनी हक भी है, हम उस तरीके से हर जगह जांच। ये तो अभी लाहौर में भी सब कह रहे थे कि ये लाहौर में जलसा नहीं कर सकते, तुम लाहौर में वो नहीं आ सकते। आपने राना सनाउल्लाह के बयानात भी देखे होंगे, उज़्मा बुखारी साहिबा भी बड़े बड़े बयानात देती थी। हमने जलसा वहां करके दिखाया कि नहीं? अली अमीन गंडापुर वहां आए थे कि नहीं आए थे? हम लाहौर में दाखिल हुए थे कि नहीं दाखिल हुए थे? मैं आपको एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम का सबसे मकबूल। ज़ाहिर शाह साहब जी, लाहौर का जलसा तो अगर आप उसको जलसा ही कहना चाहते हैं तो वो सारों ने देखा है और कौन वहाँ पहुँचा कौन नहीं वो भी सारों ने देख ही लिया। ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने बहुत सी बातें की, वैसे उन्होंने ये भी कहा कि आज यहाँ जलसा कल वहाँ जलसा, गंडापुर साहब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सारी एनर्जी जो है वो इसी काम पे लगी हुई है और अवाम को रिलीफ देना, अवाम के लिए कुछ करना, बेसिकली उसमें उनका टाइम बिल्कुल सर्फ नहीं हो रहा। तो इस बात को मानेंगे आप?
इन्होंने जो 70 साल 75 साल पाकिस्तान के लिए जो काम किया है ना, इस काम को ठीक करने के लिए तो अभी गंडापुर साहब इमरान खान साहब की हिदायत पर मैदान में निकले हैं, और इसी गंद को साफ करने के लिए अभी हम पाकिस्तान में ये सारी तब्दीली का जो अमल है ना, इसके लिए एक जलसे की नहीं, 100 जलसों की नहीं, 1000 जलसों की नहीं, ये लाखों जलसों पे भी आवाम के अंदर जो है उनको बेदार करना, जगाना, उसके लिए एक लामुतनाही सिलसिला जो दिन रात 24/7 होना चाहिए वो रहेगा। जब तक इस मुल्क में हकीकी तब्दीली नहीं आएगी उस वक्त तक ये सब कुछ ये लोग देखते रह जाएंगे। और चलिए, मगर गुज़श्ता 3 दफ़ा से तो आप भी खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार हैं, ये तीसरी टर्म है। सर अब ये बता दीजिएगा कि साफ ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत से एक लड़ाई की सी सूरत हाल अब है। अब ऐसा माहौल किसी के भी मफाद में तो नहीं हो सकता, तो क्या इसीलिए अब इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की पेशकश वगैरह की जा रही है? क्योंकि बीच में तो सब दरवाजे बंद होने का ऐलान भी हुआ था। अब पार्टी मुफाहमत पर राजी हो गई है या बानी चेयरमैन? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने हमेशा कहा है कि हम पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तानी रियासत पर हमारा हम इस पर अपने ईमान की हद तक हम पाकिस्तानी रियासत पर यकीन रखते हैं। ये तो हम बार बार कहते हैं, पाकिस्तानी फौज में कुछ लोग जो कि सारे निज़ाम को खराब करते हैं उनके हवाले से बात की जाती है। अगर जनरल बाजवा के बारे में बात होती थी या किसी और जनरल के बारे में बात होती तो ये तो उस हवाले से बात हो रही थी। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम सियासी माहौल जो है उसको खराब करेंगे। लेट्स होप के मसलहत से काम हो और सब चीज़ें सेटल हों, और आप लोग अब चाह रहे हैं कि आपके दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। बहुत शुक्रिया जाहिर शाह साहब हमसे बात करने का। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मैरीटाइम डे आज मनाया जा रहा है, और ये दिन मनाने का मकसद समुद्रों की अहमियत को उजागर करना और समुद्री वसाइल के भरपूर इस्तेमाल से मुतालिक अवाम में आगाही पैदा करना है। और पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत है, चूँकि हम अच्छी बातें कर रहे हैं, तो हमारे पास जी गर्म पानी के समुंदर है और जिसका रकबा जो है वो 2400 से ज़ायद किलोमीटर पर मुश्तमिल है, और एक अहम साहली पट्टी है जो 1050 किलोमीटर तवील है और वसी है। खुसूसी मौशी जोन भी है ये। कराची और गवादर बंदरगाह पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। ब्लू इकॉनमी की तरफ तरक्की याफ्ता बहुत से तरक्की पजीर ममालिक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान अपने समुंदर के कुल वसाइल का सिर्फ 4% इस्तेमाल करता है। ये बात हमने जबकि जरूर भारत और करनी है। बांग्लादेश इस मामले में हमसे कहीं आगे हैं, और हाल ही में पाकिस्तान के समुंदर में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का इंकशाफ भी हुआ है। उस पर हतमी क्या पेशरफ्त है, इस हवाले से हम सभी मुंतज़िर हैं, जिसकी दरियाफ्त हमारी तरजीह होनी चाहिए। मैरीटाइम के आलमी दिन का मकसद समंदर की कुदरती मसाइल को नुकसान से एक तो बचाना है, फिर नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेफादा कैसे करना है। बहुत सी बातें हो गई भाई, और हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, ज़रा हम उनको इंट्रोड्यूस कर दें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर के फॉर्मर डायरेक्टर हैं कमोडोर रिटायर्ड अली अब्बास साहब। अली अब्बास साहब, जितना कुछ हम हासिल कर सकते हैं, जो हम ब्लेस्ड हैं, हम अपनी साहिली पट्टी का बता रहे हैं, हमने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के इस प्रोग्राम में, और आज वर्ल्ड मैरीटाइम डे के हवाले से मैं यहाँ चंद बातें करूँगा। वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो 1978 से लेके IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये इदारा काम करता है, पाकिस्तान भी उसका एक मेंबर है। ये हर साल सितंबर का जो आखिरी थर्सडे होता है, लास्ट थर्सडे ऑफ द सितंबर, उस दिन मनाया जाता है। तो आज लाइक टुडे इज द लास्ट थर्सडे ऑफ द सितंबर, एंड इट हैपन्स टू बी दिस डे 26। तो इस हवाले से इसका मकसद जो है, जैसे आपने भी कहा कि पूरी दुनिया में ये अहमियत इसकी उजागर करने के लिए कि समंदर कितना अहम है हमारे लिए, और उसकी लुक आफ्टर कितना ज़रूरी है, और उससे जुड़ी हुई मईशत और इंडस्ट्री कितनी ज़रूरी है, और उसके वसाइल जो हैं उनको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से। यानी कि उनको तबाह ना किया जाए, ज़ाया ना किया जाए, बल्कि उनको सस्टेनेबल, ताकि उनको रिकूप होने का भी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको प्रिजर्व भी करें। तो इस वक्त ये अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में जो मईशत का दारोमदार है वो ट्रेड के ऊपर है, और ट्रेड
पूरी दुनिया की जो 80% से ज़्यादा ट्रेड है वो समंदर के ज़रिए कैरी होती है, और पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा अहमियत है कि पाकिस्तान की 90% से ज़्यादा ट्रेड जो है वो समंदर के रास्ते। तो हमारे लिए तो ये ब्रेड एंड बटर है, समंदर लाइन है हमारी। जी, ये हमारी लाइफ लाइन है। अब आ जाइए कि ये इस साल वर्ल्ड मैरीटाइम डे के लिए, अच्छा पाकिस्तान के में जो इदारे काम करते हैं, जो एफर्ट, उसमें पाकिस्तान नेवी है। पाकिस्तान नेवी, जैसा कि हमें पता है कि गार्डियंस ऑफ द सी फ्रंटियर्स ऑफ पाकिस्तान है, और ब्लू इकोनॉमी हो या ग्वादर पोर्ट इनिशियली जब उसको आइडिया कंसीव किया, या समंदर के रिसोर्सेज हों या मैरीटाइम सिक्योरिटी की मेंटेनेंस हो, इसमें पाकिस्तान नेवी ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि रीजनल लेवल पे भी ऑलवेज हैज़ बीन रिमेन द फोर फ्रंट। तो अब आ गई बात कि समंदर की अहमियत आ गई। तो इस साल का जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम उन्होंने दिया है वो है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। तो जब आप नेविगेट, अब इस चीज़ को लेके हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, और ये सारी जो बातें मैंने कही फ्यूचरिस्टिक में, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जुड़ी, उनकी सेफ्टी, समंदर में जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बाय नेचर हैज़र्डस होते हैं, यानी उनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो सुनामीज़ हो, समुद्री तूफ़ान हो, या नॉर्मल शिपिंग हो, उसमें हमेशा जो है ना रिस्क फैक्टर ज़्यादा आता है। तो ह्यूमन सेफ्टी का इस साल के जो थीम है वो सेफ्टी फर्स्ट, यानी जो भी एक्शन लेने हैं उसमें सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। तो सेफ्टी के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, जिसको SOLAS के नाम से कहते हैं। तो उस SOLAS, ये एक डॉक्यूमेंट है, उसको भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम फोकस किया जा रहा है ताकि सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। हमारे पास वक्त की किल्लत होती है हमेशा ही। जी। थैंक यू सो मच अली अब्बास साहब, फॉर्मर डायरेक्टर नीमा जी। चैंपियंस वन डे कप क्रिकेट अब बस अपने इख्तितामी मरहले को पहुंच रहे। एलिमिनेटर्स 1 में लायंस ने स्टैलियंस को हराकर बाहर कर दिया। लायंस ने स्टैलियंस को 12 रन से शिकस्त दी है, और लायंस के 263 रन के जवाब में स्टैलियंस की टीम 251 रन बनाकर आउट हुई। अहमद दानियाल 65 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे, और लायंस ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 263 रन बनाए। हतफ के ताक़ुब में स्टैलियंस की टीम 251 रन बनाकर आउट हो गई। यासिर खान 39, जहादात खान 35 रन बनाकर नुमाया रहे। दिस वाज क्लोज। हाँ, दिस वाज क्लोज। 263 और 251 जहादात खान, यासिर खान, अहमद दानियाल, ये हाउस होल्ड नेम्स नहीं हैं अभी। एग्जैक्टली। So, you know, ये नाम अगर इस तरह से आ रहे हैं तो इट इज अ गुड साइन। सो इवेंट में अब एलिमिनेटर 2 होना है वर्सेस मारखोर होगा कल, ये मैच होगा। सो उसमें तो मारखोर मेरी फेवरेट टीम है, और मुझे लगता है कि मारखोर हैज़ लाइक दे आर लाइक इन अ गुड स्पेस, उनके चांसेस बहुत अच्छे हैं। खैर, आप अपनी फेवरेट पिक कर सकती हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, प्राइमरीली ज़ाहिर है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होल्डर स्पेस के लिए तो नहीं था, इसमें से ज़ाहिर है हमने डोमेस्टिक में से लड़के निकालने थे, लड़के देखने थे, उन लोगों की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात होनी थी जिनको क्रिकेटिंग सर्कल्स तो जानते हैं लेकिन अदरवाइज लोग नहीं जानते। आपको लगता है कि ये टूर्नामेंट अपने राइट ट्रैक पे है, जो इसका हदफ था वो हासिल कर लिया तकरीबन? जी अब्दुल्ला, अच्छे मैचेस हुए और क्राउड ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया और यंग प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी, उससे तो ये लग रहा है कि जो पीसीबी का टारगेट था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जाहिर है पहला टूर्नामेंट था, पहला साल था, और हर चीज में थोड़ी बहुत खामियां तो होती हैं। लेकिन अगर इन खामियों को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़े तो मेरे ख्याल में राइट ट्रैक पर है, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद हसनैन दो ऐसे प्लेयर थे जो ट्राइड एंड टेस्टेड थे। अदरवाइज जो बाकी परफॉर्मेंसेस थी वो उन प्लेयर्स की तरफ से थी, जितना कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियां बनाई, इरफान खान नियाजी ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, कल रात हमने दानियाल को बैटिंग करते हुए देखा, और बहुत सारे यंगस्टर थे। तो मेरे ख्याल में इन यंगस्टर्स को इसी तरह अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। लेकिन थोड़ा सा अब एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर मेहनत का सिला देना था, परफॉर्मेंस का सिला देना था, तो कामरान गुलाम जो थे उनको टेस्ट स्क्वाड में होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि
शायद कामरान गुलाम स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे, लेकिन पीसीबी ने शायद किसी मसलहत की वजह से अनाउंस नहीं किया। तो जी जी, मतलब यही नहीं समझ आया ना भट्टी साहब कि wait for the official announcement from PCB, but हमें भी जराए से लेकिन वो ऐसी मसले इत्तलात हम हैं। जरूर जानना चाहेंगे, बिकॉज somebody who's performing so well, और पूरा टूर्नामेंट इसी वजह से हुआ है कि आइडेंटिफाई हो सकें कि किनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं और उनको डाला जाए, और उनको ना लेना अजीब सी बात लगी। अभी एक तो ये टूर्नामेंट मेरा ख्याल है वो पूरा करेंगे, या फिर हो सकता है कि गैरी ये फैसला करें उन्हें पुल आउट करना है, वो निकल गए, पुल आउट कर लें। लेकिन there are sources who are saying कि कामरान probably would be in reserves. अच्छा, कल रात ड्यूरिंग मैच जिस वक्त जैसन गैलेक्सी पाकिस्तान टीम के हेड कोच टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने काफी अच्छी बातें की कामरान गुलाम के लिए। उन्होंने कहा कि हमने उनको बता दिया है कि क्या वजह है जिसकी वजह से उनका इस वक्त नाम नहीं है, लेकिन वो हमारे फ्यूचर प्लान में का हिस्सा है। तो अगर टीम मैनेजमेंट और फॉरेन कोच किसी पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में ये बात कर रहे हैं और उनको हौसला दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर उन प्लेयर्स को पता है कि अब हम इनके प्लान में आ गए, अब हमें मेहनत जारी रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, थोड़ी सी खामियों के साथ, लेकिन जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ, क्या ही अच्छा होता कि एक बॉलर डाल लेते, एक बैट्समैन डाल लेते, चाहे उसको 11 में ना खिलाते, लेकिन टीम के साथ रख लेते, तो उससे ये होता है कि उस प्लेयर की थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती। मे बी भट्टी साहब, मे बी देयर आर मोर ट्रैवलिंग रिजर्व्स जो कि अनाउंस होंगे, ये ऐसी भी इत्तलात हैं। सो प्रॉब्ली 3 रिजर्व्स हैं जिनके बारे में इत्तला मिल रही थी कि जी उनकी अनाउंसमेंट लेटर, प्रॉब्ली आफ्टर दिस टूर्नामेंट चैंपियंस कप के बाद शायद कर दी जाए। देखिए, एक ये भी वजह हो सकती है और एक वजह ये भी है कि जो टेस्ट स्क्वाड का जिनका अनाउंसमेंट हुआ वो अब चैंपियंस कप में हिस्सा नहीं ले रहे। उनको कहा गया है कि आप मुल्तान ट्रेवल करें और वहां जाकर प्रैक्टिस करें। तो शायद इस वजह से सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो लड़के अभी पाकिस्तान चैंपियंस कप में पार्टिसिपेट करें और जब ये इतवार को फाइनल हो जाए उसके बाद फिर उनको रिजर्व में डाला जाएगा। लेकिन इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं ये पता चलना चाहिए कि हमें सिलेक्टर्स वॉच कर रहे हैं और हमें हमारी मेहनत का सिला मिल रहा है। मेरे ख्याल में अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, थोड़ी बहुत खामियों के साथ। और जाहिर है अब ये चूंकि वनडे टूर्नामेंट था, हमने टेस्ट सीरीज खेली है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को एक्सपोज ना करना भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि बड़ी टीम के खिलाफ अगर यंगस्टर आ गए और वो परफॉर्म ना कर पाए तो बिल्कुल उनका हमेशा के लिए गायब हो जाए। दैट्स राइट। अच्छा चलें अब जरा चैंपियंस कप पे भी आ जाते हैं, क्योंकि अब तो बिल्कुल मरहला खत्म ही हो रहा है, सेकंड एलिमिनेटर जो है वो हो जाएगा आज। किसका चांस आपको ब्राइट नजर आ रहा है? हम अगर देख रहे हैं, अभी प्रीवियसली देखें तो मार्कोर्स हमें लग रहा है कि दे हैव अ वेरी गुड चांस, दे हैव बीन ऑन टॉप इतना जितने मैचेस अब तक हो चुके हैं, और अब तो चंद ही मैचेस रह गए हैं। देखिए, मार्कोर बिल्कुल एक अच्छी और बैलेंस टीम थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये फाइनल जीत जाएगी, लेकिन जाहिर है दूसरी टीमों ने भी तैयारियां की हुई हैं। फिर एक अजीबोगरीब चीज ये थी कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी वही मैच जीत रही थी, सिवाय एक मैच के जिसमें 137 पर एक टीम आउट हुई। तो कहा यह जा रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, फिटनेस के इश्यूज हैं, शायद इस वजह से प्लेयर्स जब दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने आते हैं तो उनमें इतनी एनर्जी नहीं आती। तो मेरे ख्याल में फिटनेस का जो इशू है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म मौसम में हमारे यहाँ सितंबर में नॉर्मली हमारा सीजन स्टार्ट होता नहीं, हमारा सीजन जाके अक्टूबर में पीक पर आता है। अगस्त सितंबर में हम लोग नॉर्मली अंडर 19 टूर्नामेंट करवाते हैं, लेकिन बहरहाल पीसीबी ने कोशिश की है, उस कोशिश को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसी तरह ये टूर्नामेंट होते रहे और इन लड़कों को मौका मिलता रहे और एक बड़े कैनवस में, क्योंकि इंटरनेशनली ये मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं और दुनिया भर में लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को पजीराई मिल रही है। तो यही वो चीज है जो हमारी क्रिकेट में माजी में लैग कर रही थी। अब लग ऐसे रहा है कि अगर इसी तरह हमारा सर्किट चलता रहा और इन लड़कों को इसी तरह मौके मिलते रहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो अपना खोया हुआ मकाम है
वो दोबारा हासिल कर लेगी। होपफुली जी ऐसा हो जाएगा। अच्छा, व्हाट आर द अदर फ्यू नेम्स दैट यू कैन टेक, अगर हम बॉलिंग में देखें या बैटर्स में ही देखें जिन्होंने प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस दी हैं? कामरान गुलाम की हम सभी बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी तो कुछ नाम आए सामने। देखिए, मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं, उनके इंजरीज के इश्यूज से वो काफी महीनों से सर्किट से बाहर हो गए थे, बल्कि पिछले पीएसएल में भी परफॉर्म नहीं कर सके थे। उनकी इंग्लैंड में सर्जरी हुई, उनको हमने देखा कि मोहम्मद हसनैन उनका कम बैक हुआ है, क्योंकि हसनैन से जाहिर है हम सब वाकिफ हैं। कम बैक हुआ जी हाँ। तो हसनैन एक पाकिस्तान के जो प्रोबेबल्स हैं उनमें उनकी वापसी एक अच्छी चीज है। भट्टी साहब थैंक यू सर, टाइम जरा कम है। अच्छा जी, आईएमएफ डील की हमने बात की है और पिछले घंटे में भी हमने बहुत सी बातें की, कितने पॉजिटिव्स इस बात से निकल रहे हैं। लेट्स टॉक सम मोर ऑन दिस। अच्छा जी, हम इसी पे बात करते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना। अली साहब, सबसे पहले तो मौका ज़ाहिर है आपसे मिला है आज गुफ्तगू करने का, और आज ये अच्छी खबर भी आई है, तो वाई नॉट स्टार्ट विद कंग्रेचुलेटिंग यू एंड योर टीम और वज़ीर ख़जाना और हुकूमत को, क्योंकि वो जो ब्रीदिंग स्पेस हमें चाहिए थी वो मिल गई है। अब उसके बाद हम इसका किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं और क्या इस्लाहात की तरफ किस तरह से आगे बढ़ते हैं, मज़ीद क्या करते हैं, वो एक और बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छी खबर। अब्दुल्ला, आपने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर इस चीज़ का समराइज भी कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से ये एक दफ़ा फिर मौका मिला है कि हम अपनी मईशत का किबला दुरुस्त कर लें। और आपने ये भी यकीनन ठीक कहा है कि हमारे लिए ये कोई बात काबिल मुसरत नहीं होनी चाहिए, पर काबिल इत्मीनान होनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की तकलीफ़ हमारी आवाम ने पिछले चंद महीनों के अंदर, पिछले एक आधे साल के अंदर काटी है, शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। और वो जो महंगाई की शक्ल के अंदर हो, वो अशराए सूद की बढ़ावे की शक्ल के अंदर हो, फैक्ट्रियों के बंद हो जाने की शक्ल के अंदर हो, आपके जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं उनकी गिर जाने की शक्ल में हो, तो ये सारी तकलीफें हमने झेली हैं। और इसको आज हम इससे निकलने के लिए और एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल अपना रास्ता तयन करने का हमें मौका मिला है। एंड यहाँ से आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि किस तरह से आप वो इस्लाहात को इस मुश्किल माहौल के अंदर लाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर आपके कमजोर तरीन लोग जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाए, और आपकी जो ग्रोथ, जिसको तरक्की को आपने देखा है कि हमने क्रेडिट कार्ड ग्रोथ देखी है अपने पिछले 70 साल की तारीख के अंदर, कि जब दुनिया ने हमारे पे डॉलर निछावर किए तो हमने तरक्की दिखाना शुरू कर दी, जिस तरह दुनिया ने हाथ खींचा तो हम अपने मुंह के ऊपर गिर गए। तो अपनी इस तरक्की को हमने देरपा कैसे बनाना है और जामे किस तरह बनाना है कि ये ना हो कि चंद एटीएम या चंद क्या कहते हैं हजरात किसी एक खास तबके के हमारे इस तरक्की के सफर के अंदर सारे समरात समेट लें और आवाम को, उसकी आवाम जो आम आवाम है उसकी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली ना आए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो शहबाज शरीफ साहब का अहद है कि अगर हमने इसको आखिरी IMF प्रोग्राम बनाना है तो हमें बिल्कुल इस्लाहात के जरिए मुश्किल फैसले भी लेने होंगे, और हमने वो जो छोटी सियासत, वो जो आलूदा सियासत जिसकी वजह से हमने रियासत के मफादात को दाव पे लगा के मुल्क को दिवालियापन के दिहाने पे भी ले आए थे, हमने उस चीज को दफन करके एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वजीर आजम पाकिस्तान जिस तरह ही वापस आएंगे वो आपको अपना जो होम ग्रोन उनका रिफॉर्म का एजेंडा है उसके ऊपर उसके जो कॉन्टोर्स हैं वो आपके और अवाम के आगे ले बिफोर करेंगे, और उसके बाद भरपूर अंदाज के अंदर हर मिनिस्ट्री अपना रिफॉर्म और अपना कुछ खद्दो-खाल हम आपसे भी चाहते हैं अली साहब, आप शेयर करें। परवेज साहब, आप फ्रेश स्टार्ट की बात कर रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट कैन नॉट बी फ्रेश विदाउट फ्रेश आइडियाज़, तो लिहाजा जो कॉन्टूर्स की आपने जिक्र किया है जो वज़ीर आज़म आके शेयर करेंगे, कुछ उनके साथ शेयर करें ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास भी कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, कोई नए आइडियाज़ हैं, समथिंग दैट has not been tried and tested before। और हम टैक्स बेस की बात करते हैं, हम किस तरह इसको हॉरिजॉन्टली फैला रहे हैं। ताजर 2 स्कीम
कितनी कामयाब रही, कितनी नाकाम रही, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें बता दें। अगर नहीं तो क्या करना है फिर रिटेल और होलसेल सेक्टर का, क्योंकि ये बड़े मेजर कंसर्न्स हैं। जी देखें हुमा और अब्दुल्ला, आपने एक दफ़ा फिर बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं आपको उसके ख़तो खाल जो प्रोग्राम किए बता देता हूँ। बेहतर तो वो होगा कि वज़ीर आज़म साहब खुद आके अनाउंस करें, पर क्योंकि जिन इक़दामात की तरफ आपने इशारा किया वो रिफॉर्म्स से बिल्कुल वो जुड़े हुए हैं, पर वो ज़्यादा स्टेबलाइजेशन के साथ उनका लिंक मौजूद है। तो आपने अपनी मईशत के अंदर किस तरह से आपने वो इस्लाहात लाने हैं कि आप अपनी टैक्स बेस को वाइडन करें और तनख्वाहदार लोग, आप जैसे मेरे जैसे जो साहिब हैसियत हैं, उनके ऊपर हम इतना बोझ ना उनके ऊपर डाल दें कि वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो जाएं। तो इस चीज़ को अगर हमने कम करना है बोझ को, तो हमें अपनी बेस को वाइडन करना पड़ेगा। आप उसके अंदर जो अंडर टैक्स्ड एंड अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं, आप दोनों ने उसकी बात की, मैं आपको उन दोनों के ऊपर चंद मिसालें दे देता हूं। देखें जो अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं उसमें एक ज़राअत बहुत बड़ा शोबा है। वो आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की हदायत के ऊपर सूबाई वज़ीर आला जो सारे हैं उनकी मशावरत के साथ एक प्रोग्रेसिव आप एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का निज़ाम तरतीब करने जा रहे हैं। उसके अंदर सूबों की तरफ से रजामंदी भी आ गई है और ये नहीं होगा कि किसी ऐसे किसान भाई के ऊपर हम बोझ का बायस बनेंगे जिसकी फसल किसी तूफान के अंदर तबाह हो गई या सैलाब के अंदर तबाह हो गई। उसको उसी तरह जिस तरह कारोबार के अंदर लोग अपनी आमदनी और अखराजात का अकाउंट बनाते हैं, उसके मुताबिक उसको जमा कराना पड़ेगा और मुनाफे के ऊपर उसको पैसा अपना टैक्स देना पड़ेगा और उसके अंदर छोटे काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ भी मौजूद होगा। तो एक तो अनटैक्स की बात की। अब अंडर टैक्स जो ताजिर हजरात के 30-40 लाख ताजिर हैं हमारे पास रजिस्टर्ड, जिनके कमर्शियल कनेक्शंस हैं, उसके सामने 3 लाख रिटर्न जमा कराते हैं और जहां पे आप जैसे लोग तनख्वाहदार लोग 350-400 अरब का टैक्स कटाते हैं, वो सिर्फ 18-19 अरब का टैक्स कटाते हैं। तो और करोड़ों रुपए का उसके अंदर मेरे ख्याल से जो एस्टीमेट है वो ट्रिलियंस ऑफ रुपी का वो रेवेन्यू करते हैं। तो ताजिर दोस्त जो चीज थी, स्कीम थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनको रजिस्टर कराने के लिए थी। इसके साथ साथ अब्दुल्ला हमने जो एक और इकदाम पिछले बजट के अंदर लिया है वो उसको कहते हैं सेक्शन 236G और H, जिसके अंदर हमने किया ये है कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो आपकी जो सारी की सारी सप्लाईज हैं उसके अंदर मैन्युफैक्चरर या जो वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेगा, क्योंकि वहीं से आपकी सप्लाई लाइन आगे चलती है ना, उनके ऊपर अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2-2.5% का आपकी वहीं पे डिडक्शन हो जाएगी। होलसेलर स्टेज के ऊपर 2% और आगे रिटेल के ऊपर 2.5%। आप इसमें मुझे बताएं, आप सुनार कैसे शामिल करेंगे? जो जूलर्स हैं वो कैसे आएंगे इसमें, क्योंकि वो तो पता ही है आपको किस तरह से गोल्ड का कारोबार चलता है मुल्क में। जी बिल्कुल। अब देखें, आपने एक खास ग्रुप की बात की है, पर मुझे जरा अपनी बात कंप्लीट करने दें। मैं आपसे जो दुकानदार सारे तो सुनवार नहीं है ना, और ज्वेलर्स को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपसे बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता हूं। तो आप जब सप्लाई चेन को मैप करेंगे ना और विद होल्डिंग टैक्स होगा और उसके अगेंस्ट वो अपनी रिटर्नें जमा नहीं कराएंगे, तो आप उससे इस चीज का भी तयन कर सकते हैं कि उन्होंने कितना कारोबार किया है और अंदाजन उनकी कितनी आमदनी होगी। तो उस तरह से टैक्स कंप्लायंस के कल्चर के जरिए, इन्फोर्समेंट के जरिए हम आपको ये जो 18 अरब है उसको उसके अंदर मेनी टाइम्स ओवर इंक्रीज भी आपको दिखाएंगे। अब आपने जो एक ज्वेलरी सेक्टर, चले एक कैटेगरी को छोड़ें क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, हम एक शोबा स्पेसिफिक नहीं करते। वो जो नॉन फाइलर की कैटेगरी है, क्या हम उसे देखेंगे आने वाले दिनों में वो इतनी पाबंदियां लग जाएंगी वो खत्म हो जाएगी? देखें अब्दुल्ला, वो पाबंदियों वाला जो मामला उस पर काबीना ने और मीडिया में जितनी रिपोर्ट आ गई है, मैं उससे आगे अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि कैबिनेट के अंदर अभी वो अप्रूवल उसकी होनी है और उसके बाद अमल दरामद उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। पर मैं आपसे जो बुनियादी बात करना चाह रहा हूं, देखें ये नॉन फाइलर जो लोग होते हैं, आप ये समझें कि वो अपनी रिटर्न जमा नहीं कराते और तकरीबन 500 अरब रुपए का टैक्स जब वो घर खरीदते हैं, जब वो गाड़ी खरीदते हैं, जब वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, तो वो अपना टैक्स विद होल्ड करवाते हैं और अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर बताते हैं। तो हमने उनके ऊपर पाबंदियां क्या लगानी है वो तो एक मेरे ख्याल से बाद का मरहला है। हमें तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर तय करना पड़ेगा कि हमने आज तक उनको सिर्फ एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू के तौर पे क्यों लिया है। हम उन शनाख्ती कार्डों के पीछे जाके अपने टैक्स निजाम के जरिए, इन्फोर्समेंट के जरिए उनको आज तक हमने फाइलर क्यों नहीं बनवाया? कैसे जाएंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी, क्योंकि आपका FBR ऑलरेडी जो फाइलर हैं उनको धमकियां
आमेज ईमेल्स कर रहा है, जिनके शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं आप लोगों के पास, जो प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं, who are not filers, उनके चूंकि ईमेल एड्रेस नहीं है, इसलिए ना उन्हें टेक्स्ट मैसेज जा रहा है ना उन्हें ईमेल जा रही है। अली साहब, ईमेल तो इसलिए जारी है क्योंकि आप जानते हैं 30 सितंबर को आपको अपने गोशवारे और रिटर्न बिल्कुल कराने आप तो एक वो रिमाइंडर तो कुछ और होता है, वार्निंग कुछ और होती है। इसका जो टेक्स्ट था ना बहुत That was a bit of a threat. वो बहुत ही मायूब था। अगर किसी को कोई इंटिमिडेटिंग मैसेज गया, मैं माजरत कर लेता हूं, आप मुझे उसका सेपरेटली बता दीजिएगा। आपको तो अपने जो फाइलर्स हैं उनको हीरोज के तौर पे ट्रीट करना चाहिए और उनकी कंप्लायंस और उनकी जो एक्यूरेसी ऑफ फाइलिंग है वो देखते हुए उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। तो मैं उसकी माजरत करते हुए आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं 500 अरब रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स शनाख्ती कार्ड्स के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शंस, गाड़ियों की ट्रांजैक्शंस, आपके फॉरेन टिकटों की परचेज के ऊपर, क्रेडिट कार्ड की परचेज के ऊपर ये डेटा मौजूद है, जिसको शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के ऊपर मैकिंजी के साथ मिलके वो डेटा को माइन करके सॉर्ट किया जा रहा है और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई, और आप देखेंगे इन्फोर्समेंट के जरिए उनसे भी टैक्स कंप्लायंस करवाई जाएगी और रिटर्नें जमा करवाई जाएंगी। और अब उनके सामने जब रखेंगे कि आप 3 दफा 20 लाख रुपए की टिकट लेके अमेरिका गए हैं, आपके पास 4 गाड़ियां घर में खड़ी हुई हैं, 20 करोड़ रुपए का आपके पास घर है, स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो आपका 5 करोड़ का है, तो आप फाइल क्यों नहीं कर रहे अपनी रिटर्न? तो उनको मजबूरन कराना पड़ेगा जब आपके सामने रखेंगे। तो उनको एज ए नॉन फाइलर का टैक्स एज नॉट एज ए रेवेन्यू स्पिनर बट एज ए डेटा पॉइंट, ताकि आप उनको प्रोसिक्यूट करके उनको कंप्लायंस। सर एक और बात, हमारे पास वक्त कम है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है कि माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, आपको पता है ये बात। अब आप लोग मौशी इस्लाहात लाने के लिए बड़े पुरजोश हैं, बड़े पुरअज़्म हैं, उसके समरात भी मिल रहे हैं और प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम या सियासी महाज खोलने से आप लोग बाज नहीं आ रहे। जाहिर है जो अपोजिशन के साथ मामलात हैं वो तो हैं, फिर अदलिया के साथ जो एक माहौल बना हुआ है वो भी है, तो उस पे भी और ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं परवेज़ साहब, आप तो बेहतर जानते होंगे कि ये स्टॉक मार्केट को किस तरह इफेक्ट करती हैं इन अ वेरी नेगेटिव वे। देखें, इसमें तो हुमा कोई दो राय नहीं है कि जब आप इस्लाहात के रास्ते के ऊपर चलते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर तकलीफ आती है, और आप जब एक आवाज के अंदर अवाम को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनकी उम्मीद और उनका हौसला बेहतर अंदाज के अंदर बढ़ता है। पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, उसका ये मतलब भी तो नहीं है कि हम एक दूसरे के काम के अंदर मदाखलत शुरू कर दें। हम सब इदारों को जो आइन के अंदर उनकी जिम्मेदारियां तयन की करी गई हैं उसके मुताबिक इस निज़ाम को आगे चलाना है, और मैं उम्मीद रखूंगा अगर हमारे तरफ कोई खामी है हम उसके ऊपर भी नजरसानी करेंगे, और अगर किसी और के अपने घर के अंदर भी कोई कमजोरी है तो उसके ऊपर नजरसानी करेगा। पर हमें बहैसियत कौम उन लोगों को रद्द करना पड़ेगा हुमा जो अपनी सियासत के सामने रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, जो यलगार करते हैं रियासत के इदारों के ऊपर, जो फोन करते हुए पकड़े जाते हैं कि IMF से डिफॉल्ट इंजीनियर करवा रहे होते हैं। तो जब अगर खुदा ना खास्ता अगर डिफॉल्ट होती और शहबाज शरीफ साहब ने ये और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, औरंगजेब साहब ने रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम को बहाल ना कराया होता, इस प्रोग्राम को अप्रूव ना कराया होता, तो आप एक सेकंड के लिए सोच सकती हैं कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल होती। अच्छा अली साहब एक तो वो बता दें, आपने जियो पे शायद नहीं मिलती थी, जियो कर डालो के सिलसिले में आपने में मिलता था जी, आपने वो भी देखी होगी, हम भी आवाम की आगाही के लिए और कुछ कोशिश अपना हिस्सा डालने के लिए बताते रहते हैं कि जो सफेद हाथी हैं इनको इस सिस्टम में से निकालें। फॉर इंस्टेंस PIA की बात कर लें, स्टील मिल की बात कर लें, कब हम PIA की निचकारी होते हुए देखेंगे? मतलब इज इट क्या है, किस स्टेज पे है इन प्रोसेस? जी इट्स इन द वर्क्स, बट हम कहां स्टैंड करते हैं? देखें, जब आप इस्लाहात की बात करती हैं हुमा, तो इसके अंदर इट इज नॉट जस्ट अबाउट आपका रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, उसके अंदर जो उसका दूसरा पहलू है वो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है कि आपने इखराजात को अपने किस तरह से कम करना है और जो नुकसानात आपके हो रहे हैं उनको किस तरह से मिनिमाइज करना है। तो जो आपका प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज है, क्योंकि आप जानती हैं 100 अरब 1000 अरब के करीब तकरीबन हम नुकसान कर लेते हैं उस टैक्स पेयर
के पैसे का अपनी इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला PIA की पहली ट्रांजैक्शन जो है आप इसी साल वो कंप्लीट होती देखेंगी, और उसके बाद आपकी जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग और उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को तैयार किया जा रहा है, ताकि वो जो 6 रुपए की चोरी का बोझ आप और मैं अपने बिजली के बिल के अंदर दे रहे हैं उसको भी घटाने की चलिए कोशिश। होपफुली जो आपके इरादे हैं उसमें आप कामयाब हों। वक्त की हमारी कमी है। थैंक यू सो मच। 40 ममालिक के 450 आर्टिस्ट, 150 से ज्यादा परफॉर्मेंसेज, ये सब होगा जियो और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इश्तिराक से होने वाले 35 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची में, जो आज से शुरू हो रहा है। और आपको पता है कि हम ऑलरेडी इसमें शिरकत के लिए आए जो सारे इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला जो है वो हम शुरू कर चुके हैं, और आज भी बड़े स्पेशल मेहमान हैं हमारे साथ। बिल्कुल जी, कोसोवो से आए हैं, बाल्कन से आए हैं हमारे साथ, और इनका नाम है कुश्रे मेहमती, और एक प्ले लेके आए हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वी वुड लाइक टू वेलकम कुश्रे to Pakistan as well, and to Geo Pakistan set as well. All right. Is this your first time in Pakistan? Yeah, my first time in Pakistan. Welcome. I'm sure it must be really hot for you, but yeah, how are you dealing with it? Please do tell us about, we know that you are directing this play and you are also acting in it, so tell us a little bit about it. Yeah, this play started in 2013 with the 2 actors, and I was just director of this play. Okay. But after many years that we play this play, the other actors changed from Kosovo. He was going to Austria, and from that moment it's hard to play with the other actors. And for that, we talked with this actor, this colleague of mine, and we choose that okay, I will play instead of the other actor. So you decided now I would not be looking for another actor. I would be acting myself. Yeah, maybe because this play is so hard to do, and you need a lot of result with the other actors, right. And for that it's who knows better than me that play that we made when together. You say and it is so especially hard since to you do. say, did you write this yourself, this play? Yeah, because it was like it's inspiration from Waiting for Godot of Beckett, but it's so different play to see. And when you say it is different, ये कह रहे हैं बहुत मुख्तलिफ ये प्ले है, बहुत मुख्तलिफ खेल है, और इसमें बहुत मेहनत होती है। By the way, प्ले का नाम है Waiting for the Train। 2 लोग हैं जो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। Why do you say that it is different? What language is it in? It's without words. It is without words. इसमें कोई डायलॉग नहीं है, उसमें अल्फाज नहीं है. Must be difficult to showcase so many emotions. How long is the play? It's 40 minutes. 40 minutes of no dialogue. No dialogue. And you have to keep your audience engaged. Yeah, it's so hard. We don't have like just music. Sometimes they because one of them have one radio, and sometimes it's like to change that moment. Okay. He put the radio on and maybe have some dances or something, because all that we need is to kill the time when we are writing. Right. Like when we are writing for something else, we need to kill the time and to do something. Can you share with us what's the final message of it's this? It's the history of every people in the world. Okay. Every people wait for something. Maybe sometimes they don't know even what they are waiting for. But they are waiting for something. And sometimes we lose the train. But sometimes with our fault, and sometimes with other fault. Right, sometimes it's not the best time that you are waiting for. And it's like the history of even in our country, just like this, we wait for many years for something. Sometimes we don't know what we are waiting for. Sometimes I think we even lose the moment that we are in, present moment, because we are waiting for something. Yeah. So that also happens. And then when at times मजे की कहानी है, और जब वो बताएं चीज़ जरा। मिल जाती है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे होते हैं, at times वो उस वक्त it doesn't even इतनी worth नहीं होती। it doesn't even has the same value for us anymore. Yeah. At times this happens as well. So have you taken this play anywhere else in the world before coming to Pakistan? Yeah, this play has started in another city of Kosovo, from capital city of Kosovo. It was the small city, and after that we play in another countries. First time we go at 2014 at Croatia. Okay. After that we go to Uganda in Kampala, and in that place we meet Hope Azeda. Is from Rwanda, and she invites us to Rwanda in Kigali. It's Ubuntu Festival, Ubuntu Arts Festival. It's what I'm telling for this, because
this year I meet Arman from Arts Council in Ubumunu Festival, Armand Gizri and Mohammadin. And we spoke a lot for the Pakistan, for the Arts Council, and after that, and that's how you have That's how you ended up being here. How lovely. देखिए हमने आपको वादा How किया था कि connections are made. ऐसे ऐसे मुल्कों से परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और ये बड़ा अच्छा जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, उनको एक बड़ा एक स्नीक पीक बाकी कल्चर्स में भी मिल रहा है कराची में बैठे हुए. Thank you so much. This is unlike anything which has been done before in Karachi, Pakistan. So इनको best of luck भी कहते हैं, please. Thank you so much for being And here. best of and luck. good luck for the play. अच्छा जी 29 29 को ये है और आप ज़रूर जाइए और ज़रूर देखिए. अभी अच्छा एक और चीज़, हमारा मसला एक और है जी. मुल्क में चंद माह से इंटरनेट की सुसरवी चल रही है, करोड़ों सारिफीन मुतासर हो रहे हैं. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मसला हल करने के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते की डेडलाइन दे रही है. इनफैक्ट दी थी इन्होंने, लेकिन अब लगता है कि ये भी आखिरी साबित नहीं होगी. IT के वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने साफ कह दिया कि जब तक मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी नहीं आएगी इंटरनेट स्लो डाउन के मसाइल रहेंगे. ये थोड़ा सा आई एम सॉरी जोक बनता जा रहा है. हर 3-4 हफ्ते या महीने बाद इन लोगों को एक नई सूझती है कि आओ अब क्या हम बहाना बनाए. पहले हमने सबमरीन केबल की बात कर ली, फिर हमने कहा कि जी बहुत ही कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको हम बंद करना है तो लिहाजा उसके लिए हो गया. फिर फायरवॉल वाली पे तो खैर कभी माने ही नहीं थे. अब अता तारा ने अभी अमेरिका में इस बारे में बात की है जी. उनसे सवाल हुआ, उन्होंने क्या कहा, जरा सुने. 4-5 दिनों के लिए एक ग्लिच आया था, उसकी अपनी वजूहात थी. वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेड थी एक तरफ, दूसरी तरफ डीप सी केबल का इशू था. तीसरा इशू उसमें जब ये सारे मसाइल पैदा हुए तो मास VPNs का जो डाउनलोड था उससे भी लोड इंटरनेट के ऊपर पड़ा. ये 3 मसाइल इकट्ठे थे. तो पाकिस्तान का वेब मैनेजमेंट सिस्टम का जो अपग्रेड है that is only due to data security, data privacy and cyber security. आप तो चले साफी हैं, कोई तजर्बा है, कोई एडिटोरियल कंट्रोल है, कोई कंटेंट है, कोई इदारे हैं. अब जिस पप्पू बबलू का दिल करता है मोबाइल लेके बाहर निकलता है और वो अभी बोलना नहीं आता, तलफ़ुज़ नहीं है, और वो कहता है जी आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो 20,000 पॉइंट की कमी होगी. भाई तुम्हें किसने बताया 20,000 पॉइंट की कमी हो गई है? ये भी एक बड़ी सितम ज़रीफ़ी है. अब उनकी भी व्यूअरशिप है, तो ये भी देखे ना, किसी वक्त इस मुल्क में एक ऐसा सिस्टम आना होगा. वैसे सारे पप्पू बबलू जो है ना वो आपसे ज़्यादा ही जानते होंगे कि वो क्या रहा है, क्योंकि जितने बहाने आप लोग डाल, जो अमेरिका में खड़े हुए आप कह रहे हैं जी कि उस केबल का जिक्र कर दिया, फिर आपने मास VPN डाउनलोड. आपको पता है ना कि मास VPN डाउनलोड क्यों हुआ था? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ ट्विटर बंद कर दिया था. मतलब खुद चीज़ें करना. इंटरनेट स्लो डाउन होने से क्या कंटेंट बनाना बंद कर देंगे? ये मुझे बता रहा. एंड व्हाट डू यू हैव अगेंस्ट देम? अगर ये कोई इनोसेंट किस्म की चीजें कर ही रहे थे, आप उसको भी खत्म कर दें. ये तो वहाँ बैठ के ठीक है, लेकिन बहुत उनमें से हैं भी नहीं, तो लिहाजा आपने इस पे खुद कतकने लगा दी. आप लोगों को खुद नहीं समझ आई कि रीजनिंग क्या है, और अब आप अमेरिका में बैठे ये कह रहे हैं कि 4-5 दिन के लिए ये इंटरनेट जो था वो स्लो हुआ था. क्या होता है कि कब तक ठीक होती हैं चीजें. That is it. होती भी हैं कि नहीं होती हैं. I'm going to see you tomorrow, inshallah. Bye.